आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क ने अपना फैसला सुना दिया है। आवाम ने बीजेपी और मोदी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया। 30 साल की तारीख में यह पहला मौका है जब किसी भी पार्टी को इतनी बड़ी अक्सरियत हासिल हुई है। लेकिन इस जीत के साथ बीजेपी और मोदी की लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। मोदी के सामने जहां महंगाई, बदनवानी, रोजगार, बिजली, पानी जैसी बुनियादी मसाइल मुंह पाए खड़े हैं, वहीं इंक्लूसिव ग्रोथ भी एक बड़ा चैलेंज है। पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी और मोदी के सामने अकलियतों के डर को खत्म करना और उनके बीच अपनी शबीह बेहतर करने का भी अच्छा मौका है। वजीर आजम बनने के बाद नरेंद्र मोदी के सामने कौन कौन से बड़े चैलेंजेस हैं और वो उसे कैसे पूरा करेंगे, इसी इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब, कांग्रेस के तर्जुमान सुलेमान मोहम्मद खान साहब, सियासी तजियाकार अतर फारूकी जो हमारे साथ थोड़ी देर में जुटेंगे, और लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी बीजेपी के तर्जुमान मनोज मिश्रा साहब। आप सभी का आलमी स्टूडियो में खैर मकदम है। तो शुरू करते हैं अपना खास प्रोग्राम खुली बहस। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए संजीवनी साबित होते हुए उसे अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी से हम किनार कराकर एक तारीख रकम की है। आवाम ने तो सब कुछ भुलाकर अपना फैसला मोदी के हक में सुना दिया है। खास बात यह रही कि खुद बीजेपी लीडरों के मुताबिक तकरीबन 9% मुसलमानों का वोट भी उन्हें मिला है। अब बारी मोदी की है कि वे अपने और मुसलमानों के दरमियान पड़ी खाई को किस तरह पाटकर हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का अपना हदफ हासिल करते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। बीजेपी में अब तक के सबसे कामयाब लीडर नरेंद्र मोदी ने तारीखी जीत दर्ज की है। 16 मई की सुबह वोटों की गिनती का आगाज होते ही बीजेपी की सबकत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आखिर तक जारी रहा और फाइनल रिजल्ट ने सारे इम्कानात को झुठलाते हुए सच्चाई का आईना दिखा दिया। पोलिंग के बाद एग्जिट पोल में बीजेपी के कामयाब होने के इशारों पर सवाल उठाने वाले हैरत भरी नजरों से देखने पर मजबूर थे, लेकिन सांच को आंच कहा और नरेंद्र मोदी की क़यादत में मिली इस तारीखी कामयाबी पर उनके हामी झूम उठे। बीजेपी की इस तारीखी जीत के बाद इंतजार था तो बस नरेंद्र मोदी के पहले रद्द अमल का, जो बड़ौदा में इस तरह सामने आया। देश की जनता ने 3 सेंचुरी लगाई है, ट्रिपल सेंचुरी। एनडीए को 300+ दे दी। देश की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ। एक तरफ कामयाबी का जश्न था तो दूसरी जानिब आजाद हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ी नाकामी का अंधेरा। वो भी क्यों नहीं, 1947 से आज तक ज्यादातर अरसे में इख्तदार पर काबिज रहने वाली कांग्रेस के लिए इससे बड़ा सदमा और हो भी क्या सकता था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेने में न तो कोई बहानेबाजी की और न कोई झिझक दिखाई। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। यह जनादेश स्पष्ट रूप में हमारे खिलाफ है, हमारी पार्टी के खिलाफ है। हम मतदाताओं के इस फैसले का विनम्रता के साथ आदर करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम यह आशा भी करते हैं कि केंद्र में जो सरकार बनेगी यह भारतीय समाज की एकता और देश के हितों के साथ समझौता नहीं करेगी। Congress party has done pretty badly. There's a lot for us to think about. And as vice president of the party, I hold myself responsible for what is happening. नरेंद्र मोदी की इस तारीखी कामयाबी के बाद तकरीबन 1.25 करोड़ हिंदुस्तानियों में से एक बड़ा तबका तजब्जुब में नजर आ रहा है। मुल्क की अकलियत और खास तौर पर मुसलमानों के अंदर ये फिक्र सर उठा रही है कि मोदी सरकार का रुख उनके मामले में कैसा रहेगा। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में लोगों के दरमियान इजहार ख्याल करते हुए बेझिझक तस्लीम किया कि लोगों ने जात पात से ऊपर उठकर उन्हें वोट दिया है। भाइयों बहनों, पिछले 8 महीने के अविरत पुरुषार्थ के बाद मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका अब तैयार हुआ है जो कहता है हमारी सारी मुसीबतों का उपाय विकास है।
इस सब के बावजूद मुल्क के मुसलमानों के जहन में कुछ सवालों का उठना भी लाजमी है। क्या नरेंद्र मोदी के दौर में गुजरात जैसा फिरक़ेवाराना कशीदगी का माहौल मुल्कगीर पैमाने पर दोहराया जाएगा, या सबको साथ लेकर चलने के अपने आहद पर अमल करते हुए मोदी दुनिया के सामने हिंदुस्तान का सर फख्र के साथ ऊंचा करेंगे? आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। नाज़रीन, अभी आपने एक रिपोर्ट देखी और किस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने अकेले बलबूते पे, अपने कंधों पे ये पूरा कैंपेन चलाया, शुरू किया और अपनी पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब किया। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से बहुत ज्यादा कोताहियां हुई, बहुत ज्यादा कमजोरियां दिखी कांग्रेस के कैंपेन में और हर उन चीजों में जिससे इंतखाब जीता जा सकता था। लेकिन उन्होंने न कोशिशें की और न लोगों ने उनका साथ दिया। हम इस चर्चा की शुरुआत, इस बातचीत की शुरुआत करते हैं मनोज मिश्रा साहब से, जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं। मनोज मिश्रा साहब, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। जी मिश्रा जी, पहले तो आपको बहुत बधाई कि आप लोगों की मेहनत से आपकी पार्टी इख्तिदार में आई। लेकिन अब एक बात होता है पार्टी का इलेक्शन जीतना, और आपसे जानना चाहेंगे इलेक्शन जीतने की, खास करके जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपको सीटें मिली हैं उसकी क्या वजह हुई, और दूसरी बात यह कि अब कितने बड़े चैलेंजेस हैं नरेंद्र मोदी के सामने? देखिए, उत्तर प्रदेश, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। और दूसरा, जो उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो पूरे देश में लगभग हुआ है कि कांग्रेस एज ए होल फेल कर रही थी। अब हम उसमें अलग आरोप गिनाएं तो ठीक नहीं है, हारने के बाद बार बार एक बात को कहना, लेकिन सच बात यह है कि पूरी तरह से फेल कर रही थी। तो लोगों के मन में था कि सरकार क्यों है और सरकार का क्या मतलब है। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश की घटना है, उत्तर प्रदेश में अभी मायावती जी हटी थी 2012 में और सपा की सरकार आई थी। तो मायावती जी हटी ही इसलिए थी कि उन्होंने मिसरूल उत्तर प्रदेश में किया था, बड़े पैमाने भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनके 18 मंत्री जेल गए थे। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के युवा मुख्यमंत्री आए थे, विदेश में पढ़े थे, तो लोगों को लगता था कि उत्तर प्रदेश में विकास होगा। लेकिन पिछले 2 साल को अगर उठा के देंगे तो आपने देखा होगा कि गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था की स्थिति, दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे और सरकार के द्वारा प्रायोजित दुर्गा नागपाल का तबादला जैसे विषय, ऐसे बहुत से विषय थे, एक नहीं दसियों विषय थे। तो कुल मिला के हालात ये थे कि लोगों को लगा कि ना तो केंद्र की सरकार काम कर रही, ना उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के लोग काम कर रहे हैं। इसमें आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। था उनके सामने। जी मनोज मिश्रा जी, सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि वोटर जो पोलराइज हुए, वोट जो पोलराइज हुए, उनका जो ध्रुवीकरण हुआ, उसका कितना फायदा आपको मिला? नहीं, ध्रुवीकरण का मतलब आपका किस तरह के ध्रुवीकरण से है? नहीं, आप देखिए कि पहले जिस तरह से वोटों का ट्रेंड होता था कि एक खास समुदाय अपने पार्टी, अपने लीडर को वोट देता था, ऐसा देखने को नहीं मिला है। वो सारा वोट कहीं ना कहीं खिसक करके या तो आपकी तरफ चला गया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप उत्तर प्रदेश की नजर से देख रहे हैं या पूरे देश की नजर से? नहीं, मैं आपसे उत्तर प्रदेश और देश दोनों के बारे में पूछ रहा हूं। हाँ, उत्तर प्रदेश में तो सीधी सी एक बात थी कि पिछड़ों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, दलितों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और मुस्लिमों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और उसके पीछे सबके अपने अपने कारण थे कि दलितों को लगता था उनके वोटों की ट्रेडिंग मायावती करती है। वोट दलित का होता था और नेता उनका किसी और जाति का होता था, सवर्ण जाति का। तो उन्हें लगता था कि जो पार्टी सवर्णों के खिलाफ आंदोलन करके खड़ी हुई है वो सवर्णों के साथ समझौता करती है केवल गद्दी बचाने के लिए। एक होता है केमिस्ट्री डेवलप करना कि भाई दलित और सवर्ण पास पास आए, एक होता है वोटों की ट्रेडिंग करना। तो लोगों को लगा कि ट्रेडिंग बर्दाश्त नहीं है और यही ट्रेडिंग के कारण अजीत सिंह जी उत्तर प्रदेश में बाहर हो गए, पुत्या पुत्र दोनों हार गए। तो वोटों की ट्रेडिंग पर लगाम लगी इस बार, ये पहली चीज है। और दूसरी चीज ये है कि जातियों के जो गोलबंदी होकर राजनीतिक दल काम करते थे, जिसमें सपा, बसपा और आरएलडी तीनों दल हैं उत्तर प्रदेश के, तो ये जातियों की गोलबंदी को लोगों ने नकार दिया। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अब ये बताइए, अब तो सरकार बन गई मनोज मिश्रा साहब, अब किस तरह से आगे की चीजें होंगी? कि बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। आप देखिए क्या, जैसे चुनौतियां, एक तो पहली बात यह है कि यूपीए ने जाने के पहले कांग्रेस ने मामला इतना बिगाड़ रखा है, वो चाहे आर्थिक फ्रंट हो, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, कोई फ्रंट हो,
सब पर मामला इन्होंने बिगाड़ रखा है। लेकिन आप एक विश्वास करिए कि जिस दिन मोदी जी शपथ लेंगे, आप उस दिन से गिन लीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीना लगेगा, आधा देश पटरी पर आ जाएगा, आधे विषय ठीक हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है, अंतर क्या है कि कांग्रेस के लोगों ने सरकार चलाना छोड़ के सब धंधे किए, और भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का जो मैसेज जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ सरकार चलाकर देश की भलाई करने का मैसेज जाएगा। चलिए, आप जो बात कर रहे हैं, परिवर्तन आपको 6 महीने का, मनोज जी आप जो बात कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं वैसा हो। लेकिन एक और तजुर्बा हम लोगों ने दिल्ली में देखा था, इसी तरह का वादा कि 6 महीने में हम ये कर देंगे, 1 महीने में ये कर देंगे। आप सबके सामने है किस तरह का नतीजा निकला। लेकिन आपने जो बात कही है उसके ऊपर हम देखिए मनोज जी हमारे साथ स्टूडियो में, आप कांग्रेस का उदाहरण बीजेपी पे थोड़ा ही फिक्स कर सकते हैं। नहीं, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, केजरीवाल ने भी ऐसे ही वादे किए थे, ऐसे ही सपने दिखाए थे। हाँ, तो वो उनसे देखिए, उनकी बातें भारतीय जनता पार्टी पे आप कैसे फिक्स कर देंगे? नहीं, चलिए हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन देखें मनोज जी, मनोज मिश्रा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मोहम्मद अदीब साहब सांसद हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। अदीब साहब। मनोज जी, एक तो आपको बहुत बधाई, बहुत मुबारक हो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि 6 महीने में दुनिया भर का पैसा इस मुल्क में आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी, ये सब अच्छी बातें हैं। लेकिन आपका एक बेसिक नहीं, अदीब साहब, ये मैंने नहीं कहा है। नहीं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अदीब जी, मैंने ये नहीं कहा। मिश्रा जी, मैं ऐसे उम्मीद करता हूं। मैं सिर्फ सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपका बेसिक 3 मुद्दे हुआ करते थे, एक राम मंदिर, एक 370 और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके लिए हर जलसे में, हर मीटिंग में आपने ये कहा कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी तो हम करेंगे। हमारा ये बेसिक मुद्दा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब तो आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई, क्या आप आरएसएस की इस एजेंडे को पूरा करेंगे या बीजेपी के उस एजेंडे को चलाएंगे जिसपे आप ये कह रहे हैं कि हमको डेवलपमेंट करना है? लेकिन मुझको ये लगता है कि आप लोग देखिए, इन 3 मुद्दों को, जो आरएसएस का बेसिक मुद्दा है, जो ये कहते हैं कि जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हम एज ए माइनॉरिटी ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि वो आपके 3 मुद्दों को क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में इन 3 मुद्दों पर जो बात कही है उससे इतर नहीं कहेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी सरकार बनी नहीं है तो थोड़ा सा धैर्य तो रखिए। नहीं, हमने ये नहीं कहा कल कर दीजिए, हम पूछ रहे हैं, शपथ ले ले। नहीं मिश्रा जी, हम पूछ रहे हैं कि कब करेंगे? थोड़ा सा समय दीजिए जी। नहीं, ये एक्चुअली हमने जो घोषणा पत्र में इन 3 विषयों पे जो कुछ भी कहा है जी, आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा में प्रयास करेगी। लेकिन अदीब साहब, एक बात और ध्यान दीजिएगा, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की, अटल जी की सरकार थी, बनी थी ना, तब आप बता दीजिए कि हम लोगों ने किस तरह का शासन उत्तर प्रदेश भर में किया था। अटल जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे माइनॉरिटीज में किसी तरह का गलत संदेश जाए। अटल जी की तो बात हम चलिए, एक चीज और आपको मनोज मिश्रा जी, आप बात भी ठीक है। अटल जी बेचारे जो थे वो बैसाखी पे थे, आपकी अब सरकार आपके अपने पैरों पे खड़ी है, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। अगर आप बैसाखी पे होते तो हम सवाल नहीं करते, क्योंकि आप कह चुके हैं ये बात कि जब तक हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। आपका प्रश्न करना जायज है जी, आपका प्रश्न करना बिल्कुल जायज है, इसमें हम लोग को आपत्ति नहीं है। लेकिन हम भी यह जवाब दे रहे हैं कि जिस तरह से घोषणा पत्र में इन 3 बिंदुओं पर बात कही गई, और थोड़ा समय दीजिए बात करने के लिए, क्योंकि अभी शपथ तक नहीं हुई है। हाँ, मतलब तो सही बात है। ये भी संदेश आता है, हमें उम्मीद है आप करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है आप करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि 5वें साल में करें। चलिए, ऐसा न कीजिए। मनोज मिश्रा जी, आप बात अलग है, ये तो आपने 5 साल का जनादेश दिया है। हाँ। जनादेश 5 साल के लिए मिला है, तो 5 साल के अंदर हो जाए, ये भी काफी है। चलिए, ठीक। मनोज मिश्रा जी, आपको एक और बधाई दे दें कि आप लोगों के मुखालिफ नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है बिहार के चीफ मिनिस्टर के पद से। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के इस्तीफे को? देख रहा हूं। कैसे देखते हैं, क्या रिएक्शन है आपका? ये उनका अपना, देखिए, हम लोग इस तरह का कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ही उनका अपना। उनको पूरा इस बात का डर था कि उनकी सरकार आप लोग गिरा देंगे, उन्होंने इस्तीफा खुद दे दिया जा करके, और अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी, ये ऐसा नीतीश जी की सोच होगी, भारतीय जनता पार्टी ऐसा तक नहीं सोचती है। नीतीश जी को खुद मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ड्रामेबाजी है। हो सकता है कि कल या परसों फिर वापस ले लें, अपने विधायकों के दबाव में अपनी मोरल वैल्यू हाई करने के लिए इस्तीफा दे रहे हो, तो थोड़ा सा वेट करिए।
और मुझे ऐसा लगता है जितना कि स्थिति के ऊपर हमारी नजर है और जितना मैं जानता हूं नीतीश जी को, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि नीतीश कुमार इस्तीफा वापस लेंगे। उनको भी पूरी हकीकत पता थी कि सरकार बनने उनकी गिरने वाली है। नरेंद्र सिंह आप लोगों के संपर्क में है, वृषण पटेल के नाम की चर्चा है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो जाहिर सी बात है अब इस्तीफा लेने की स्थिति में तो वो नहीं है। लेकिन इस तरह की जो स्थिति हुई है, आप लोग पूरे तौर पर बहुत मजबूत होकर उभरे हैं, तो क्या लगता है कि अभी तो बिहार की सरकार गई है जी। पहले मेरा सवाल सुन लीजिए मिश्रा जी। अब नीतीश जी खुद में अगर भयभीत हो तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? चलिए अदीप साहब, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। लगता है कि वो नीतीश कुमार ने मेरा विषय सुन लीजिए। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इनको जो जनादेश मिला था इस बात का मिला था कि आप और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार चलाएंगे। और जिस समय यह समझौता हुआ था उस समय भी नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब आपने देखा कि मुस्लिम वोट कट जाएगा लोकसभा में, तो आपने बीजेपी की नरेंद्र मोदी जी की प्रत्याशिता को उस केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी, उसमें कोई नैतिक मूल्य नहीं थे। आपको लगा कि इस वोट बैंक को हम क्यों हाथ से धो दें। अब आप देख लीजिएगा कि आपको 2 सीटें मिली, क्या हालात आपकी हुई। तो लोग देश की राजनीति में यह चुनाव पहला ऐसा हुआ जिसमें विश्वसनीयता का मामला है। नरेंद्र मोदी जी की विजय का सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो उनकी विश्वसनीयता है, और शेष विपक्ष का जो खत्म होना है वो उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह की बात, इसलिए और कोई कारण नहीं है। चलिए मैं अदीप साहब से कमेंट ले लेता हूं। अदीप साहब, किस तरह से देखते हैं आप, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, क्या आने वाले खतरे को पहले भाप गए या पॉलिटिक्स में एक नए मॉरल और एक नए स्टैंडर्ड को उन्होंने खतरे को भाप लिया था, लेकिन कम से कम ये उनमें अच्छी पहल करी जी। उनका मॉरल लाइट बनता नहीं था, जो ऐसे अभी हमारे साथी ने दोस्त ने कहा मिश्रा जी ने। हकीकत में मिश्रा जी की बात सही है कि वो बीजेपी के सहयोग के साथ बने थे। उन्होंने कोशिश ये करी कि हम साबित करें कि नहीं हम ही ने बनाई थी। अब ये साबित हो गया कि वो बीजेपी की वजह से बने थे, तो ये उन्होंने ठीक काम किया मेरे ख्याल से। ये मॉरल अथॉरिटी उनकी अगर ये कह रही है तो मैं उसको वेलकम करता हूं। अब उन्हें चाहिए वो खुद से जाए मैदान में और फिर इलेक्शन लड़के देखें। जहां तक अभी हमारे भाई ने कहा कि मोदी जी की जीत की सफलता की वजह जो मैंने समझी है, इनका अपोजिशन नहीं था, अपोजिशन कुछ नहीं था जी। कांग्रेस पार्टी में जैसे फुटबॉल का गेम होता है, उसमें कुछ फॉरवर्ड खेलते हैं, कुछ डिफेंसिव होते हैं। कांग्रेस पार्टी में ना कोई फॉरवर्ड था ना कोई डिफेंसिव था। 90 मिनट तक भाग रहे थे। मोदी जी जब चाहते थे गोल मार देते थे, फिर दौड़ लगना शुरू, फिर गोल, उनको फिर ही गोल मिला, उन्होंने दबा के गोल मारे। बहुत बढ़िया कहा। और ये लोग जो है ये सीटी बजा के हाफते भी रहे। 90 मिनट तक हमने बड़ी दौड़ लगाई और जाके राहुल जी की जय होती रही। ये असमें एडवांटेज उनको मिला। अदरवाइज इतना बड़ा मैंडेट बहुत बहुत इम्पॉसिबल है। एक हिस्ट्री रची गई है, इसके जो भी कारण हो, लेकिन जो मैंने असेस किया है कि देयर वाज नो अपोजिशन एट ऑल। ये राइटिंग ऑन द वॉल पिछले 2 साल से बन रहा था। 2 साल से इनका किला गिर रहा था, लेकिन 24 नंबर से 23 नंबर और 23 नंबर से 10 नंबर और फलाने नंबर और फलाने नंबर, एक लीडर उनका, ब्राह्मणों का सबसे बड़ा लीडर कांग्रेस पार्टी में जब हम लोग थे तो कमलापति त्रिपाठी जी थे जी। उनकी अब जो लीडर हैं मोतीलाल वोरा जी, वो अपने कट से नहीं निकलते जी। अब सलमान खुर्शीद हैं, यादवों के अहिरों के लीडर थे चरणजीत सिंह यादव, उसके स्ट्रक्चर का कोई लीडर नहीं। जगजीवन राम के स्ट्रक्चर का कोई लीडर नहीं, कोई लीडर ही नहीं है। हर आदमी एक ही लीडर वहां काफी था ना, जब राहुल गांधी लीडर हैं तो इसलिए सोनिया गांधी हैं। बात क्रेडिट जाहिर है कि मोदी जी को देना चाहिए, इसलिए कि भाई पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने ये साबित कर दिया कि भाई हम अकेले हैं, और कंपैरिजन हुआ उनका और राहुल जी का, तो इसलिए उनको मिली। चलिए हमारे साथ कांग्रेस को स्पोक्समैन बैठे हैं। मैं मिश्रा जी से कहना चाह रहा हूं, बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं जी। बड़ी उम्मीदें दिखाई हैं आपने जीतने के लिए, बड़े अच्छे ख्वाब दिखाए हैं, काश ये ख्वाब पूरे कर दें आप। चलिए हमारे साथ कांग्रेस के निवेदन के साथ में कुछ बोलिए जी मिश्रा जी कहिए। जी, मुझे ये कहना था कि जिस तरह से आप नहीं कह रहे थे कि कांग्रेस फेल कर गई,
जी। मोदी जी ने मेहनत भी बहुत करी, अगर आप देखें उनका समर्पण भी बहुत था। सही बात 3 लाख किलोमीटर की यात्रा करी, 425 से ज्यादा रैलियां करी। हाँ, लेकिन 1400 टोटल में वैसी करें संबोधन। लेकिन मनोज मिश्रा जी, आपको याद दिलाऊं कि कल आडवाणी जी ने भी इस बात को कहा है कि जीत के कारणों का विश्लेषण होना चाहिए। अभी तक हमने सुना था कि हार के कारणों का विश्लेषण होता है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, और उन्होंने ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी की वजह से जीत हो गई। पूरे वक्तव्य में कहीं पर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जीत के कारणों का विश्लेषण होना चाहिए। वो कौन से कारण थे? बिल्कुल, आप कारणों का वास्तव में देखिए, चाहे जितना विश्लेषण हो। और उन्होंने ये भी कहा कि जहां कभी बीजेपी नहीं जीतती थी वहां बीजेपी जीती है, क्या वजह हो गई? निकल के आएगा जी। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्समैन सुलेमान मोहम्मद खान बैठे हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि इस पूरी हार के बाद अभी ये लोग सदमे की हालत से बाहर आए या नहीं आए। एक दूसरी बात ये है, क्या इस इलेक्शन के बाद हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कांग्रेस इररिलेवेंट हो गई? देखिए, ऐसा है फैजान साहब, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र मिश्रा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उनकी इतनी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हुई। दूसरी बात, अभी सीजन्ड और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अदीब साहब हमारे सीनियर हैं। उनके फुटबॉल के मैच से तो मैं अग्रीमेंट नहीं रखूंगा कि किस तरह से कांग्रेस आ रही हो, कैसे बीजेपी ने मोदी जी ने गोल करे, उससे तो मैं अग्रीमेंट में नहीं हूं। हाँ, उनसे इस बात से मैं अग्रीमेंट में हूं कि काफी कमियां थी कांग्रेस पार्टी की कैंपेन में, अदरवाइज तो कांग्रेस पार्टी इस तरह से नहीं हारती। आपने जैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी इररिलेवेंट हो गई हिंदुस्तान की क्या हो गई, मैंने ये सवाल उठाया। आपका ही सवाल है, वही उसी का मैं जवाब दे रहा हूं कि इररिलेवेंट हो गई। तो जमहूरी निजाम में, डेमोक्रेसी में जीत और हार दोनों चीजें होती हैं। कांग्रेस पार्टी ये चुनाव हारी है, ये बात भी एक सच्चाई है कि बहुत ही खराब उसकी परफॉर्मेंस रही है। 46 सीटें कुल रह गई कांग्रेस पार्टी की। आज तक तारीख में इतनी कम सीटें कांग्रेस पार्टी शायद कम से कम 1999 में 114 सीटें लाई थी और उससे कम नहीं लाई थी। लेकिन हमेशा डेमोक्रेसी में आप रिवाइवल का आपके पास चांस होता है अगर आप सही ढंग से काम करें। आपको याद होगा 1971 में कांग्रेस पार्टी इंदिरा जी की कयादत में 350 से ज्यादा सीटें लाई थी, लेकिन 77 में 150 सीटें लाई थी। उसके 2.5 साल बाद ही 80 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी फिर 353 सीटें लाई। 1996 में कांग्रेस पार्टी 140 सीटें लाई, 98 में 141 लाई, 99 में फिर 114 सीटें लाई, 2004 में सरकार बनाई, 2009 में 206 सीटें लाई। तो कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा संगठन है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि वो हमेशा बाउंस बैक करती है। चाहे 1999 में 114 से 10 साल में 206 भी करी कांग्रेस पार्टी ने। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकली इनइफेक्टिव हो जाएगी या उसकी इंपॉर्टेंस नहीं, आपको यहाँ पे 1 मिनट के रोकूंगा सलमान साहब। आपने बात कही कि रिवाइवल, कि कांग्रेस का रिवाइवल होगा, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस का रिवाइवल होगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पहले सर्वाइवल हो। अभी जो स्थिति कांग्रेस की होगी, सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। जब सर्वाइव नहीं करेगा तो रिवाइव कहां से करेगा? दूसरी बात यह कि अभी जो हालत आपकी हुई है कि आपके पास इतनी सीट भी नहीं है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कुर्सी आपको दी जाए। ये भी अब मोदी जी की उदारता पर डिपेंड करता है कि वो देते हैं या नहीं देते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप कैसे कह रहे हैं कि हम बाउंस बैक करेंगे और ये करेंगे? 5 साल तक तो वो छोड़ेंगे नहीं, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 5 साल और ले जाएंगे। बिल्कुल, आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। मिश्रा जी भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है फैजान साहब कि सर्वाइवल का जहां तक सवाल है, मैं आपकी याद दहानी करवा दूं कि इस वक्त भी पूरे मुल्क में कांग्रेस के 1163 विधायक हैं। इस वक्त मुल्क में जो एमएलए की लेकिन 46 है। नहीं, आपको मैं आपकी बात का जवाब कैसे दे रहा हूं? आप कह रहे हैं ना सर्वाइवल और इफेक्टिवनेस। इस टाइम पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के 1163 विधायक है मिश्रा जी, चाहे एमपी 46 ही हैं, राज्यसभा में भी हमारी स्ट्रेंथ है। तो आप जो उसकी बात करते हैं सर्वाइवल की, तो कांग्रेस पार्टी का संगठन तो वैसी है। वो एक अलग बात है कि इस चुनाव में आवाम ने हमें वोट नहीं दिया या हमें रिजेक्ट कर दिया, ये एक असलियत है, सच्चाई है और हमने इसे एक्सेप्ट किया। पूरी डिफीट को पूरी ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस के साथ हम उसे एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी हार हुई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते या हमारी पार्टी दोबारा खड़ी नहीं हो सकती। जहां तक लीडर ऑफ अपोजिशन की बात है, नरेंद्र मोदी जी की उदारता उतने हमारे लिए वो करे या नहीं करे, ये भी एक अलग सवाल है। हमें 40 एमपीओ को पार्लियामेंट में बैठने से थोड़ी रोक सकते हैं वो। नहीं, बिल्कुल तो हमारे पास है, लेकिन जो लीडर ऑफ अपोजिशन की चेयर है, नहीं, वो एक अलग बात हो गई। ये तो हमारी किस्मत है कि 54 से भी कम रह गए, हम 46 पे रह गए। अब ये तो देखिए क्या होता है आगे, लेकिन 40 हमारे एमपी तो वहां बैठेंगे। आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं मिश्रा जी, फिर हम चलेंगे अतर फारूकी के पास। जी मिश्रा जी बोलिए। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो है। देखिए कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या थी,
इस समय और जो इन्होंने रिवाइवल बातें कही हैं, उस समय में एक अंतर है। उसमें सोनिया जी एकदम लीडर स्टैब्लिश्ड हो चुकी थी और वो संग थोड़ा बहुत उनके साथ कांग्रेस के लोग थे, जनता थी। इस बार लीडरशिप क्राइसिस है इनके साथ। देखिए, आप गौर से देखिए, चुनाव लड़ने से पहले इनके बड़े नेता लड़ने से मना करते हैं, चुनाव के दौरान ये घोषणा करते हैं कि तीसरे मोर्चे की संभावना तलाशी जाए। जब आप चुनाव के दौरान ये कहेंगे तीसरे मोर्चे की संभावना तलाशी जाए, तो वोटर में संदेश सीधा सा ये जाएगा कि आप कमजोर हैं। जब आप खुद अपनी कमजोरी मान रहे थे तो वोटर को वोट करने में क्या प्रॉब्लम थी? अब आप तीसरे खंड में आइए, जब आप आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मेरा पूरा हो जाने दीजिए। जी जी। अब वर्तमान में एक चीज और रहेगी, फिर मैं आपसे, बीच चुनाव में कांग्रेस के नेता कहते हैं कि प्रियंका जी लड़ती तो बेहतर रहता, लीडरशिप उनके हाथ में होती। आपकी लीडरशिप पर जब आपको ही भरोसा नहीं था तो देश की जनता आपकी लीडरशिप पर क्यों भरोसा करती? चलिए, आपने अपनी बात कह ली। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अतहर फारूकी साहब, उनसे जानना चाहेंगे इस पूरी जीत को, भारतीय जनता पार्टी की जीत और कांग्रेस की हार को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है वो तो पूरी तरह कांग्रेस की जो नाअहली है उसकी वजह से है जी। और इस नाअहली की शुरुआत 1996 में बता दीजिए, मुझे शब्द का अर्थ नहीं मालूम है। इनकॉम्पिटेंस, नाकारापन, कांग्रेस के नाकारापन की वजह से। ठीक है। 1989 में मंडल कमीशन आने के बाद जब 96 में इलेक्शन हुआ तो उसके बाद कांग्रेस की लीडरशिप ने ये ख्याल बना लिया कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई काम आपको करने की जरूरत नहीं है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कास्ट का इक्वेशन होगा उसकी बुनियाद पे आप जीत जाएंगे। हम जीतेंगे तो जीतेंगे, नहीं जीतेंगे तो घर आके बैठ जाएंगे। तो 96 के बाद कांग्रेस की लीडरशिप ने कोई काम नहीं किया। 2004 में वो इसलिए जीते कि बीजेपी ने बहुत बुरी गवर्नेंस दी, तहलका का इशू हो गया, तो इसलिए वो जीते। तो कांग्रेस इस वक्त कांग्रेस जिस सिचुएशन में थी उसमें उनका कोई बड़ा लीडर, उनका कोई मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो क्या दिल्ली में भी आवाम से नहीं जुड़ा हुआ था। अपनी मिनिस्ट्री के कामों में उसकी दिलचस्पी नहीं थी। हर आदमी पैसा बनाने और यानी करप्शन की आप बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरे तरह से गवर्नमेंट जो है इस फ्रंट पे फेल हुई और पूरी तरह मतलब जिस हद तक भी गैर जिम्मेदारी हो सकती है उसका वो सबूत उन्होंने। चलिए अतहर साहब आपके पास वापस आएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे करप्शन का जो भूत था, जिस तरह से करप्शन ने पूरे इलेक्शन में, पूरे इलेक्शन कैंपेन पे ये छाया रहा, उसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस को। लेते हैं एक ब्रेक। फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों ना आजमाए ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में। अपने अंदर अगर राम को बसाना है तो पहले अहंकार रूपी रावण को निकालना होगा। अब हमें त्रिलोक विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। शिव का सबसे बड़ा भक्त रावण 19 मई से शाम 6:30 बजे जी अनमोल पर देखिए रावण, सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे से, और जीतिए हर रोज एक मोबाइल फोन। आज रात कुछ गुंडे आए, उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरे हाथ पांव तोड़ दिए और सीने में खंजर मार के मेरी हत्या कर दी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। खुली बहस में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े इक़्तिदार के साथ जीत के आई, और कौन सी वो गलतियां, कौन सी वैसी चूक हो गई कांग्रेस पार्टी के साथ कि उसको अपनी तारीख, बल्कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट्री तारीख में सबसे बुरी हार झेलनी पड़ी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अतहर फारूकी साहब, मोहम्मद अदीब साहब, सलमान मोहम्मद खान साहब, और हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से बीजेपी के तर्जुमान मनोज मिश्रा साहब मौजूद हैं। मनोज मिश्रा जी, आपके पास आना चाहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो चीजें हुई हैं उसमें आपको क्या लगता है कि अब हम लोग
एक नई भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे इतनी बड़ी जीत के बाद, या भारतीय जनता पार्टी फिर वापस आएगी अपने उसी मुद्दे पर? लेकिन इससे पहले हम चलते हैं, देख लेते हैं एक पैकेज। आरएसएस के प्रचारक के तौर पर अपना सियासी करियर शुरू करने वाले नरेंद्र मोदी को पहचान मिली उनके अपने मैनेजमेंट से, लेकिन गुजरात में हुक्मरानी के दौरान उन पर मुसलमानों के साथ ज्यादती के दाग भी लगे। इससे पार्टी में उन्हें मकबूलियत भी मिली, लेकिन पूरी दुनिया के नजरों में वो ख्वार भी हुए। उन्हीं की पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उन्हें राजधर्म निभाने की हिदायत तक देनी पड़ी। लेकिन जब कौमी सियासत में उनकी वापसी हुई तो उनके दामन का दाग कहीं पीछे था और गुजरात में डेवलपमेंट का मॉडल उनके लश्कर का अलम बनकर लहरा रहा था। ऐसे ही डेवलपमेंट की उम्मीद ने यूपीए हुकूमत से मायूस हो चुके अवाम को नरेंद्र मोदी के पीछे ला खड़ा किया। अच्छे दिनों की उम्मीदों में जात पात की सभी तफरीक मिटती नजर आई और नरेंद्र मोदी की बीजेपी तारीख साज जीत से हमकिनार हुई। अगर आंकड़ों की बात करें, तुलनात्मक स्थितियों की बात करें, तो स्वाभाविक तौर पर नरेंद्र मोदी अपनी बात से कई जगह कन्विंस करते दिखते हैं। लेकिन जो एक सवाल उठता है गुजरात के उन आदिवासी इलाकों का जहां पे कांग्रेस जीतती आई है, पिछली बार भी कांग्रेस को जो 9 सीटें आई हैं वो उन्हीं इलाकों से आती हैं, तो वो जो इलाके हैं वहां के आंकड़े कुछ अलग कहानी कहते हैं। नरेंद्र मोदी की इस शानदार कामयाबी से सबसे फिक्रमंद होंगी नामनेहाज सेकुलर पार्टियां। यूपी में कांग्रेस सिर्फ मां बेटे तक सिमट कर रह गई। रियासत में उसके सारे सिपहसालारों को शर्मनाक हार से दो चार होना पड़ा, तो गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात में मजबूत अक्सरियत से इक़्तिदार हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी भी इन नताइज से हैरत में है। एसपी को सिर्फ 5 सीटों से ही इत्मीनान करना पड़ा, और वो भी मुलायम सिंह यादव की दोनों सीटों के अलावा उनकी बहू डिम्पल और 2 भतीजे धर्मेंद्र और अक्षय यादव तक ही सिमट कर रह गई। जबकि दलितों के दम पर मुसलमानों को लेकर चलने वाली बीएसपी और जाट किसानों के दम पर सियासत करने वाली आरएलडी का पूरी तरह सफाया हो गया। मोदी को रोकने का दावा करने वाली दीगर छोटी पार्टियों का तो पता ही नहीं रहा। मेरा सीरियस प्रयास कल भी था कि बनारस में मोदी को ठीक से घेरा जाए। हम समर्थन मिलता तो भी घेर देते, हमको समर्थन नहीं मिला, लोग एक हो जाते तब भी घेर लेते। कमोबेश यही हाल बिहार का रहा, जहां सेकुलरिज्म की पहचान समझे जाने वाले लालू प्रसाद यादव अपनी बीवी और बेटी की सीटें भी नहीं बचा सके। वहीं नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ छोड़ने का फैसला सियासी तौर पर खुदकुश साबित हुआ, जबकि रामविलास पासवान उनकी जगह लेने में पूरी तरह कामयाब रहे। मुल्क में थर्ड फ्रंट की हुकूमत का दावा कर रहे बायां महाज तो सिर्फ 10 पर ही सिमट गए, और मगरिबी बंगाल का इक़्तिदार खोने के बाद ये सेकुलरिज्म की उम्मीद भी बिखर कर रह गई। हाँ, ममता जयललिता ने अपना दबदबा कायम रखा, लेकिन बीजेपी ने आसाम के अलावा कई दीगर रियासतों में अपना अच्छा असर दर्ज कराकर मकामी पार्टियों को खबरदार कर दिया है। जनता का जो आदेश हुआ उसको हम स्वीकार करते, लेकिन आज जो लोग भी उत्साह में हैं, आज जिन लोगों ने वोट दिया है नरेंद्र मोदी को और भाजपा को और उनके सहयोगी दलों को, बहुत जल्दी लोगों को मालूम हो जाएगा कि हमारे बात में कितना दम था। बात जो भी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी की लहर ने नामनेहाज सेकुलर जमातों का शिराजा पूरी तरह मुंतशिर कर दिया। यहाँ तक कि मुसलमानों के वोट बीजेपी को मिलने की बात खुद इस पार्टी के लीडरों ने कबूल की। इससे ये भी साबित हुआ कि अब दकियानूसी ख्याल से ऊपर उठकर मजहब के साथ साथ मुल्क की तरक्की को भी तवज्जो देते हुए खुलकर सामने आ चुके हैं। मोदी को मिली ये कामयाबी उस उम्मीद की जीत है जिसमें लोग जात पात और मजहब की तफरीक से ऊपर उठकर अमन, खुशहाली और मुल्क की मजबूती का ख्वाब देख रहे हैं। और अगर सचमुच मोदी ने भी हिंदुस्तान की तरक्की को ही अपना पहला मकसद मानकर काम किया तो मुल्क से कम्युनल और सेकुलर का इशू ही खत्म हो जाएगा। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी।
हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर कौमी सियासत में एंट्री लेने के बाद मोदी ने आज अपनी पहचान तरक्की पसंद लीडर के तौर पर बनाने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन अब मुल्क में सेकुलरिज्म का दम भरने वाले लीडरान और इलाकाई पार्टियों का क्या होगा, जो हर बात का मतलब सेकुलरिज्म से जोड़कर देखा करते थे। और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने तो हालात की नजाकत को देखते हुए रियासत में अपनी पार्टी की हार की अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा तक दे दिया। चलिए चलते हैं सीधे भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान मनोज मिश्रा के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इतनी बड़ी जीत के बाद ये जीत भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के सर पे चढ़ के नाचेगी, या वो कोई ऐसा इकदाम करेंगे, कोई ऐसी चीजें करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान का जो मुख्तलिफ तबका है, जो जितने सेक्शंस हैं, जितनी कम्युनिटीज हैं हिंदुस्तान की, वो पूरे तौर पे उनके साथ मिल करके इस मुल्क को आगे बढ़ाएगी। मनोज मिश्रा जी। देखिए, मोदी जी के सिर पर चढ़ के नहीं नाचेंगी। वो पहली बार नहीं जीत रहे हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक मैं आपसे कह रहा हूं। वो कई बार 3 या 4 बार जीत चुके हैं और बहुत बड़े मार्जिन से जीत चुके हैं। और गुजरात का जो उनके विकास का ट्रैक रिकॉर्ड है वो आप खुद देख रहे होंगे, उसमें बार बार कहने की बात नहीं है। और दूसरी बात, आप जो अब भविष्य की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी ने जो अपने भाषण दिए अभी तक, वो 1.25 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। उसमें वो कभी नहीं कहते हैं कि लेकिन मिश्रा जी आप पॉलिटिशियन है, आपको मालूम है भाषण में और डिलीवरी में कितना फर्क है। मंच से जो बातें कही जाती हैं, नहीं आप गुजरात, मैं कह रहा हूं, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, 2 उदाहरण दे रहा हूं कि जब एनडीए सरकार थी तो डिलीवरी बता दीजिए कि हमने इस आधार पे क्या गलत किया। और अगर गुजरात की बात करें जहां मोदी जी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वहां डिलीवरी सिस्टम में इस तरह के किसी भेदभाव की बात आप बता दें तो बेहतर रहेगा। देखिए, सच बात। चलिए आपकी बात का जवाब सलमान मोहम्मद खान देना चाह रहे हैं, कांग्रेस के स्पोक्समैन हैं। बताइए सलमान मिश्रा जी। पहले तो पूरी बात कर लेंगे, इससे पहले आपके पास वापस आएंगे, पहले इनकी बात सुनिए। इससे पहले आपने कहा था लीडरशिप क्राइसिस थी। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस में लीडरशिप क्राइसिस नहीं है। हाँ, बहुत से फैक्टर ऐसे थे कि हमारी इलेक्शन मैनेजमेंट आपकी जैसी इलेक्शन मैनेजमेंट थी, उसको मैच नहीं कर पाई। और जो आपकी मीडिया मैनेजमेंट थी, और बतौर खास सोशल मीडिया पे जो आपकी मैनेजमेंट हुई। और एक बात मिश्रा जी, आप पब्लिकली कभी एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन 10,000 करोड़ का जो इस्तेमाल हुआ कैंपेन के आपकी, आप एक तरफ करप्शन एंटी करप्शन की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये 10,000 करोड़ का जो इस्तेमाल हुआ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। मेरी बात पूरी हो जाए। तीसरी बात, मुझे जवाब देने की, सुनिए मैं आपकी पास वापस आएंगे मनोज मिश्रा जी, पहले ये बात कर लें, फिर आपके पास आऊंगा। जवाब देना बाकी है। और उत्तर प्रदेश में जो आपकी 73 सीटें आई हैं, आप ये बखूबी जानते हैं कि किस तरह से पोलराइजेशन हुआ है यूपी में। मुस्लिम वोट 3 जगह बटा और हिंदू वोट 1 जगह कंसोलिडेट हुआ। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, और अगर दिया भी तो बहुत कम तादाद में कुछ दे दिया होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि आपको बड़ी जीत मिली वहां पर। दूसरी बात, आप कह रहे थे एनडीए के वक्त में हमने क्या किया। आपको मालूम है कि 40 साल में जो हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका एवरेज ग्रोथ रेट जो है वो 6.2% है। आपके वक्त में 5.9% चला गया था 6 साल में। और कांग्रेस के बुरे दौर में भी 2008 से 12-13 तक जब इकोनॉमिक सलमान साहब, सारा सवाल तो यही है कि आप अपनी बात पहुंचा नहीं पाए। हाँ, ये बात तक आप अपनी बात पहुंचा नहीं पाए, हम उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। सुनिए मिश्रा जी, जैसा हमें कम्युनिकेट करना चाहिए था अपनी पॉलिसीज को, अपनी स्कीम्स को, अपनी नीतियों को जनता तक, वो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए। और जहां तक गुजरात के आप मॉडल की बात करते हैं, आपके यहाँ गुजरात के मॉडल में बहुत खामियां हैं, जिसको आपने पब्लिसाइज तो किया, लेकिन असल में वो मॉडल वो नहीं है, ना ही मोदी जी देखिए सलमान साहब कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। अब आप बात करते रहिए, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। आज के जो विजेता हैं, आज के जो इंसान सुरखरू हुआ है, जो जीता है, नरेंद्र मोदी हैं। अब आपकी पॉलिसी की गलती, उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने अपना कैंपेन अच्छे से चलाया, अपनी चीजें अच्छे तक लोगों तक पहुंचाई, उनको क्रेडिट जाता है। मनोज मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, अभी इरफान साहब कह रहे थे मुझे इनको सलमान साहब जी पब्लिसाइज नहीं कर पाए। सूचना प्रसारण मंत्रालय इनके पास था, 10 साल से सरकार। सूचना प्रसारण मंत्रालय सरकार का है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है सर। नहीं, सुनिए सरकार कांग्रेस पार्टी का नहीं है, सरकार का है। पार्टी की नहीं प्रचारित आप तो फिर आपको अगर आप मिल गया तो आज आप सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आप क्या बीजेपी का हिस्सा बना लेंगे? पूरा जवाब देने। ये क्या आपने बात कह दी? इरफान साहब, आप जब बोल रहे तब मैं नहीं बोल रहा। चलिए बोलिए, तो मुझे बात तो कर लेने दीजिए ना जी। आपने, मैंने ये कहा कि ये जिम्मेदारी बीजेपी की थी कि आपकी जो आपने अच्छे काम किए उसे प्रचारित बीजेपी करती क्या? नहीं, हम तो आपको अपनी गलती बता रहे हैं। हमारी जो शॉर्ट कमिंग है, हम वो एडमिट कर रहे हैं क्या कर सकती थी? एक विषय। हाँ, दूसरी चीज,
आपने जो 10,000 करोड़ की बजट की बात कही है, नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि आपके पास एजेंसीज हैं, आपको छापा मार के पता करवाना चाहिए 10,000 करोड़ आया कहां से। आपने ये भी नहीं किया। हमने तो पूरी डिबेट में समाज आपकी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप ही नहीं लगाया, जबकि आप 2G से लेके जीजा जग के स्कैम में कितने फंसे हुए थे। देश ने अगर आपके खिलाफ माहौल बनाया तो डिलीवरी की फेल होने के कारण नहीं बनाया, बल्कि इस कारण बनाया है कि भ्रष्टाचार का चेहरा कांग्रेस का बन गया था, प्रतीक बन गया भ्रष्टाचार की कांग्रेस। क्रेडिबिलिटी का लॉस हुआ था। ये दो मुद्दे थे जो आपके विरुद्ध गए, आप माने या न माने। डिलीवरी सिस्टम अगर आप डिलीवर करते तो क्या करते, यही 2G डिलीवर करते आप। चलिए आपने अपनी बात कह ली। मनोज मिश्रा जी, आपने अपनी बात कह ली। हमारे साथ अदीब साहब बैठे हैं, अदीब साहब से जानना चाहते हैं। अदीब साहब, एक बात बीच में आई थी, क्रेडिबिलिटी का बहुत लॉस हुआ है कांग्रेस की। कांग्रेस की अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है। करप्शन में, बदनवानी में जिस तरह से फंसे हुए हैं, गवर्नेंस उनका हुआ नहीं। बार बार ये कहते रहे कि 10,000 करोड़ का मीडिया कैंपेन है भारतीय जनता पार्टी का। खुद मनोज मिश्रा जी कह रहे हैं कि क्यों नहीं जांच करवा के पता कर लिया। बहुत सारी चीजें। तो आपको इन सारी चीजों में कोई दम दिखता है जो कांग्रेस के दावे हैं? मिश्रा जी जो भी कहें, आंखें भी देखती हैं और दिमाग भी काम करता है जी। क्योंकि अगर छोटे से छोटा आप जलसा करें तो इतने बड़े बड़े पिंडाल जो बनते हैं वो तो अब उसकी बहस की जरूरत नहीं है। उनका काम था प्रचार करना, किया उन्होंने। सवाल ये है कि जो करप्शन इन्होंने किया वो येदियुरप्पा ने कर्नाटका में भी करा, और नहीं तो पब्लिक ने दोनों में से इनको क्यों नकार दिया? इसलिए कि उन्होंने अपनी कैंपेन में ये स्पेसिफिकली ये टारगेट कर लिया। एक साल पहले से उन्होंने सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के किले को हिलाना शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना एक आदमी प्रोजेक्ट किया और ये कहा कि गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल पता नहीं मिश्रा जी गए या नहीं गए। अगर गुजरात गए होंगे तो वो बस्तियां नहीं देखी जो माइनॉरिटीज की बस्तियां हैं। वहां पर अहमदाबाद में ऐसी बस्तियां हैं जहां पानी का कनेक्शन नहीं है आज तक। वहां ऐसी बस्तियां हैं जहां सीवर लाइन नहीं है, जहां स्कूल नहीं है, जहां अस्पताल नहीं है। लेकिन बहरहाल क्योंकि वो माइनॉरिटीज वहां रहती हैं, ये वो लोग हैं जो गोधरा के फसाद के बाद एक बस्ती में पड़े हुए हैं। आज देखने वाला उनका नहीं है। एक्सक्लूसिव ग्रोथ का प्रोपेगेंडा हुआ जो कामयाब हुआ, लोगों की समझ में आया। लेकिन एक जो बड़ी अहम बात इस इलेक्शन में उठ के आई है, जो इलेक्शन में उठ के आपके पास आएंगे मिश्रा जी, पहले इनको बात समाप्त करने दीजिए। वो जो अभी मिश्रा जी ने कहा था और वो बात प्रैक्टिकली हुई है। जब हमने 92 में देखा था पोलराइजेशन हुआ था, उस वक्त अपर कास्ट बीजेपी के साथ था जी। अभी ये हुआ कि जो बैकवर्ड और दलित हैं ये अपनी बिरादरी और अपने दलित उसमें ऐसे थे कि वो कभी किसी से इम्प्रेस नहीं हुए और उसकी वजह से हम अपने सेकुलरिज्म का झंडा उठाए घूमते रहे कि ये लोग सेकुलर लोग हैं। माइनॉरिटीज ने देखा कि भाई इधर से पिटाई हो रही है तो उन्होंने कहा कि भाई अब मंडल आ गया है, चलो मंडल के सहारे। मुलायम सिंह एक छोटी पार्टी है, इसको बड़ा बना दो। मायावती छोटी पार्टी, इसको बड़ा बना दो। मुसलमान इसी में उलझ के रह गया कि शायद ये सेकुलरिज्म की बात करेंगे। जो मेरे लिए चिंता का विषय है वो ये है कि ये इलेक्शन, इसमें जमकर अहिरों ने जमकर बीजेपी को वोट दिया। कुर्मियों ने, कुशवाहों ने, दलितों ने खूब जम के वोट दिया। ये कहना गलत है कि मुसलमान ने वोट दिया है। अगर मुसलमान ने वोट दिया है कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद 1%, जैसे राजनाथ सिंह लखनऊ में थे। मेरी अपनी इत्तला यह है कि मुश्किल से 4,000 वोट मुसलमानों का उनको मिला। बहरहाल मिला 4,000 वोट। अगर आपको 5 लाख वोटों में 4,000 वोट मिल गए तो वो वोट नहीं है। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अब जो इस वक्त माइनॉरिटी के लोग हैं, जिसका मैंने पहला सवाल मिश्रा जी से किया था कि भाई क्या वो मुद्दे आप लाएंगे, तो हम लोगों के लिए अब चिंता का विषय यह है कि किसको सेकुलर माने। इसलिए कि एक्सक्लूसिव बात होगी, लेकिन जब मैं किराए का मकान लेने जाता हूं तो मुझे लेकिन ये बताइए अदीब साहब, चलिए मैं पहले अतर फारूकी साहब से पूछ लेते हैं, क्या हिंदुस्तान में अब इस इलेक्शन के बाद सेकुलरिज्म कोई मुद्दा रह गया है? नहीं, देखिए सेकुलरिज्म के बगैर तो आप सरवाइव कर नहीं सकते हिंदुस्तान की पॉलिटी में। मसला ये है कि सेकुलरिज्म को आप किस तरह लेते हैं। सेकुलरिज्म को अगर आप नारे की तरह लेते हैं, जिस तरह कांग्रेस ने, सेकुलरिज्म की बात तो नरेंद्र मोदी भी करते हैं, वो भी उसकी बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी सेकुलरिज्म की बात करती है। सेकुलरिज्म का सही मॉडल कौन दे पा रहा है? नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं
कि सेकुलरिज्म को नारे के तौर पे इस्तेमाल करना एक बात है, लेकिन जो हिंदुस्तानी आइन की बुनियाद है, जिसकी वजह से यहाँ जमहूरियत है और माइनॉरिटीज यहाँ सरवाइव कर रही हैं, वो तो सेकुलरिज्म ही की वजह से है। अब अगर उसे आप नारा बना देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। और सेकुलरिज्म को सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचा वो कांग्रेस की तरफ से पहुंचा। इस इलेक्शन में भी खास तौर पे इमरान मसूद ने जिस तरह का बयान दिया उसके लिए, और उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरह उनके साथ स्टेज शेयर किया, तो वो मतलब उस तरह का सेकुलरिज्म अगर आप चलाएंगे तो उससे पोलराइजेशन होगा। और इस दफे मैं कहना चाहता हूँ एक बात, बस मैं रजा में कहना चाहता हूँ। एक तो मिश्रा जी आप जो बात कर रहे थे करप्शन की, येडियुरप्पा और सिरिमुलु को आप भूल गए। गुजरात में बहुत बड़ा गैस स्कैम है, वो भी आप भूल गए। और 10 साल तक लोकायुक्त गुजरात में अपॉइंट नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसकी क्या वजह थी? और अतर साहब आपको मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि आप सेकुलरिज्म के लिए इमरान मसूद साहब को आप कह रहे थे, आप आजम खां को भूल गए, आप गिरिराज सिंह को भूल गए। आजम खां का भी बयान मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं था। नहीं, लेकिन ये तो कोई जवाब नहीं है सलमान साहब कि अगर कोई गलती कर रहा है तो मैं भी गलती करूं। नहीं, हम तो खुद गलत कहते हैं, हम तो खुद अगर गिरिराज सिंह ने कोई गलत बयान दिया वो भी गलत है, इमरान मसूद का बयान भी गलत है, आजम खां का बयान साहब ने जो सवाल उठाया है कि क्या हम इस तरह की सेकुलरिज्म चाहते हैं। लेकिन यहां पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी मौजू पर बातचीत शुरू करेंगे। लेते हैं ब्रेक। फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। शिव का सबसे बड़ा भक्त रावण 19 मई से शाम 6:30 बजे सिर्फ जी अनमोल पर। देखिए रावण सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे से और जीतिए हर रोज एक मोबाइल फोन। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों ना आजमाए ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन सबका एक बार फिर खैर मकदम करता हूं। ब्रेक में जाने से पहले अतर फारूकी साहब ये बता रहे थे कि जिस तरह की सेकुलरिज्म का मुजाहरा कांग्रेस पार्टी ने किया था, शायद वो भी सेकुलरिज्म का सही मॉडल नहीं है। और सेकुलरिज्म की बात पे कहीं ना कहीं सारी जमातें कहती कुछ है, करती कुछ है, दिखावे की चीजें कुछ और होती हैं। अदीब साहब इसमें कुछ कहना चाहते हैं। जी अदीब साहब। मैं ये कह रहा था कि सेकुलरिज्म की बात मैंने एक बार अरुण जेटली जी से कही थी। मैंने कहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म का दावा करती है लेकिन 14 कैरेट का सेकुलरिज्म बेचती है बस। और आप जो है 24 कैरेट के हिंदुत्व की बात न करिए, 14 कैरेट के हिंदुत्व की बात करिए तो हम मुसलमान आपके साथ आ जाएंगे। मसला सिर्फ इतना है, कांग्रेस कहने के लिए सेकुलरिज्म की बात करती है, 14 कैरेट है उसके पास, 24 कैरेट का सेकुलरिज्म नहीं है। अगर सेकुलरिज्म होता तो उन्होंने जो ऐलान किए थे, फॉर एग्जाम्पल एक ऐलान ये किया कि भाई हम माइनॉरिटीज को स्कॉलरशिप देंगे, उन्होंने दिए। गुजरात में ये कहा गया, मध्य प्रदेश में कहा गया कि हम नहीं करेंगे इसको, हम एक्सक्लूसिव ग्रोथ करेंगे। इनको उस पर प्रेशर डालना चाहिए था तो 24 कैरेट का हो जाता, लेकिन वो डर गए बीजेपी के कहने से। उनका नहीं साहब, हम मुसलमानों के लिए अलग कोई स्कीम नहीं देंगे। ये बात भी मानने को तैयार है कि मुसलमान दलितों से बदतर हैं, ये बात मानने को सब तैयार है। तो जब दलितों से बदतर है, तुम दलितों को रिजर्वेशन देने को तैयार हो और वो रिजर्वेशन चलता ही चला जा रहा है 60 साल से, तुम 5 साल के लिए स्कॉलरशिप देने के लिए तुम ये कह दो कि नहीं साहब मैं मुसलमान के नाम पे स्कॉलरशिप नहीं दूंगा। चलिए सुलेमान साहब से कांग्रेस ने कोई झगड़ा नहीं। सुलेमान साहब से पूछ लेते हैं। अदीब साहब ने कहा कि आपके पास 14 कैरेट का सेकुलरिज्म है, यानी सेकुलरिज्म में आपका जो एतमाद है, आपका जो भरोसा है, या आप जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो पूरी सेकुलरिज्म नहीं है, आधी अधूरी सेकुलरिज्म है। यानी आप सिर्फ बात के हद तक सेकुलरिज्म दिखाते हैं, जब उस पर अमल करने की बात आती है तो आप कहीं पीछे हट जाते हैं। देखिए फैजान साहब, ऐसा है कि सेकुलरिज्म के मायने जो मेरी समझ से हैं
और जो संवैधानिक तौर पे भी हैं वो ये हैं कि सारी कौमों को, सारे मजहबों को एक साथ लेके चलने की जो बात हो, बिल्कुल इक्वल सबके लिए, अनबाइस्ड, उसे सेकुलरिज्म कहते हैं कि सारे मजहब बराबर हैं। कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी है पूरे मुल्क में जो सारे धर्मों के लोग जिसमें, सारी जातियों के लोग जिसमें, जो सबको साथ लेके चलती भी और नियत भी करती है। अगर एक तरफ आप देखिए समाजवादी पार्टी मुसलमानों की खैरख्वाह अपने आप को कहती है, मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं, मैं अभी आजम खां के बयान का जिक्र कर रहा था, उनके बयान से मुसलमानों को फायदा कम और नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। बीजेपी की 73 सीटें उत्तर प्रदेश में उस बयान का नतीजा ये हुआ कि 73 सीटें आ गई। तो कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करा मुसलमानों के लिए। ये तो वो बात हुई कि आपने जी मैं से एक बात कह दूं, मेरा जो कहना है वो ये है, 2004 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी करेक्टर करवा के देंगे। 14 आ गई, बात हो रही, हर जगह जलसे में होती है। एक बात ये कही गई थी कि जो सन 52 का एक नोटिफिकेशन था कि दलित अगर हिंदू हो जाता है, क्रिश्चियन हो, तो सिख हो जाता है, उसे मिल जाएगा, मुसलमान अगर होता है तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसका वादा भी कांग्रेस ने किया, अपने मैनिफेस्टो में भी डाला, अमल करने की हिम्मत नहीं रही। इसी तरह से जो प्रॉमिसेज आपने उनके जिन्विन थे, उसका इस बात पे जो आपने रिजर्वेशन की बात की, इस पे खुद दिग्विजय सिंह साहब से मेरी बड़ी तफसीली बातचीत हुई और उन्होंने वादा किया था कि हम लोग इसको लाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखिए जहां तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वास्ता है, उसका केस सुप्रीम कोर्ट में अब मैं अतर फारूकी साहब आपसे ये जानना चाहता हूं, फिर उसके बाद मनोज मिश्रा के पास जाना चाहूंगा। हम बात कर रहे हैं कि अब तो ये सच्चाई है, ये आज की हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े इक़्तिदार के साथ, बड़े वोट के साथ यहाँ पे हुकूमत बना चुकी है, सारा कुछ हो रहा है, आज 2-3 दिन के अंदर वो सरकार भी बन जाएगी, उनकी जीत के आ चुके हैं। लेकिन अब मुसलमानों में इसको लेकर के बहुत फिक्र है, सोच है, लोग स्केप्टिकल हो रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तकबिल कैसा होगा। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आने से मुसलमानों को किस तरह से परेशान होना चाहिए? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि मुसलमानों ने, मतलब ये मेरी दयानतदाराना राय है कि मुसलमानों ने तो बीजेपी को वोट दिया नहीं जी। इसके बाद भी अगर बीजेपी उनके साथ अच्छा सलूक करती है, जो नरेंद्र मोदी को इसलिए करना चाहिए कि वो चूंकि शुरूड लीडर हैं और उनकी नजर देर तक लंबे वक्त इख्तिदार पे रहना चाहते हैं, लंबे वक्त तक इख्तिदार पे रहने की है, तो वो बहरहाल मुसलमानों के साथ अच्छा रवैया रखेंगे मुमकिन हद तक, उस हद तक कि जहां उनका जो हिंदू वोट है और जो हिंदू साइकी है वो डिस्टर्ब ना हो। और मतलब ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच आप बात करते हैं कि आप मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं हिंदुओं को ऑफेंड किए बगैर। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई वो नहीं है, और वो बहरहाल अब तो इख्तिदार में है। अब अगर आप नेगेटिव पॉलिटिक्स करेंगे तो उससे बाबू कुछ मिलने वाला तो है नहीं, जितना आपको करना था वो आपने कर लिया। चलिए अदीब साहब, मुझे ये लगता है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जीने के लिए और उसके साथ रहने के लिए और उसके साथ शाना बशाना हिंदुस्तान की तरक्की में शामिल होने का वक्त मुसलमानों के लिए आ गया है। आपको क्या लगता है कि ये मौका लम्हे फिक्रिया है मुसलमानों के लिए, या कोई परेशानी की बात नहीं? नहीं, परेशानी की बात नहीं है, लेकिन देखिए एक परेशानी की बात यह है कि एब्सोल्यूट पावर नहीं, आप वो कौन सी चीजों को चाहिएगा जो नरेंद्र मोदी मुसलमानों को अपनी तरफ रुजू करने के लिए करें? मैं एक बात आपसे बताऊं, ये तभी मुमकिन होगा, जो खौफ है या डर है वो ये है कि एब्सोल्यूट पावर एक ऐसे आदमी के पास गई है जिसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड माइनॉरिटीज के लिए नहीं रहा है। ये तमाशा हमने 77 में भी देखा था, इमरजेंसी में एब्सोल्यूट पावर इंदिरा जी के पास आई थी, क्या अंजाम हुआ था। ये तमाशा हमने जर्मनी में भी देखा था कि एब्सोल्यूट पावर आई तो क्या हुआ। इसलिए कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी इनसे ज्यादा बनती है। कांग्रेस के पास तो ताकत ही नहीं है। नहीं, ताकत देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी खत्म नहीं होती और आइडियोलॉजी खत्म नहीं होती। कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी से हट गई थी। अपनी अगर वो आइडियोलॉजी को पकड़ती है, गांधी की उस फिक्र को वापस लाती है और आवाम में जाती है, तो चेक एंड बैलेंस रूलिंग पार्टी और अपोजिशन का होगा। जो परेशानी की बात मेरे ऐसे लोगों के लिए है कि देयर इज नो अपोजिशन। जब अपोजिशन नहीं है, जैसा अभी आपने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन तक नहीं है, उस वक्त क्या फैसले होंगे। इस वजह से मैं समझता हूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी खत्म नहीं होती है, जिंदा होती। पासवान को कौन पूछ रहा था, एक एमएलए नहीं था जी, 4 या 5 एमपी बना के आ गए। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी वजूद है।
कांग्रेस की जिम्मेदारी बीजेपी से ज्यादा बनती है। आज बीजेपी इख्तिदार में आई है, उसको 5 साल इख्तिदार करना है। अब कांग्रेस को ये चाहिए कि चेक एंड बैलेंस के लिए अपनी पार्टी कैसे खड़ी करें। नहीं, आपसे सर ये जानना चाहूंगा कि आप किन चीजों पे चाहिएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सफाई दे और अपनी बातें बिल्कुल साफ तरीके से आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा था, कांग्रेस से भी यही कहा था और इनसे भी ये कहता हूं, और मिश्रा जी आपसे भी कहता हूं कि हमारे दिलों से फियर निकालिए, हमको सेंस ऑफ बिलोंगिंग दीजिए। हमको ऐसा ना एहसास दिलाइए कि जब घर लेने जाए तो कहे मुसलमान है घर नहीं देंगे, नौकरी लेने जाए तो कहे नौकरी नहीं देंगे। इस फियर को निकालिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंग माइनॉरिटीज में पैदा कीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे। सुलेमान साहब, अब तो सूरत हाल ये है कि आप पावर ऑफ ऑपोजिशन की भी आपकी जो भूमिका है, आपका जो रोल है, जो आपका वो भी आप करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन जैसा कह रहे हैं अदीब साहब कि कोई पार्टी मरती नहीं है, आइडियोलॉजी मरती नहीं है, ऐसी सूरत हाल में अब आपका रोल किस तरह का होगा और कौन से अंदेशे आपको हैं बीजेपी की सरकार से? फैजान साहब, मैंने शुरू में भी यही कहा था कि हम एक स्ट्रांग अपोजिशन की तरह पार्लियामेंट में पेश आएंगे और अदीब भाई की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि कभी भी किसी भी पार्टी खत्म नहीं होती है और आइडियोलॉजी नहीं खत्म होती है। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी आज भी जिंदा है, लीडरशिप भी है। हम एक स्ट्रांग अपोजिशन की तरह पार्लियामेंट में चेक एंड बैलेंस रखेंगे। और जहां तक आप कहते हैं कि फिक्र जो है कांग्रेस पार्टी को या और सेक्युलर जो जमाते हैं या मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के रूल से, तो वो यही है कि नरेंद्र मोदी जी का जो पास्ट रिकॉर्ड है वो माइनॉरिटीज के लिए बहुत बेहतर। मैं चलता हूं सीधे मनोज मिश्रा साहब के पास। मनोज मिश्रा साहब, आपने बातचीत सुनी, लोगों को ये लग रहा है अंदेशा कि जिस तरह की नरेंद्र मोदी की छवि रही है, उनका जो एक पर्सोना रहा है, किरदार रहा है, उसको लेकर के लोगों में थोड़ी परेशानी है। क्या आज आप इस प्रोग्राम के हवाले से लोगों में, खास करके मुसलमानों में, इस बात का विश्वास दिला सकते हैं कि जिस तरह का डर या जिस तरह की बात उनको लेकर के लोग सोच रहे हैं और जो मुद्दे मुसलमानों के दिल के बड़े करीब हैं, उस पर कम से कम नरेंद्र मोदी साहब किसी तरह की कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे जो मुसलमान उनकी तरफ अभी देख रहा है वो भी उनसे दूर हो जाए? मिश्रा साहब, देखिए, मुझे जो कहना था, मुझे बड़ा देर से एक अजीब सी बात लग रही है। जी बोलिए आप। कि जो तथाकथित सेकुलर पार्टीज हैं, इन्होंने सर्वाधिक मुस्लिम्स का नुकसान किया। क्या है कि सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम्स को हिंदुओं से अलग बनाए रखा और एक वोट बैंक की तरह इन्हें ट्रीट किया। इनको ये चाहते थे, धमकाने की भाषा का इस्तेमाल करते थे कि अगर मोदी आ गए तो ये हो जाएगा, मोदी आ गए तो वो हो जाएगा। चलिए, अब तो मोदी आ गए, अब क्या होगा? मैं आपसे ये जानना चाहता, अब तो मोदी आ गए, अब क्या होगा? मुझे कहने दीजिए ना जी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में आ गई है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन प्रांतों में मुस्लिम के साथ कौन सा अन्याय हो गया? एक बात। दूसरी बात, ये जब बात ये करते हैं तो ये प्रतिक्रिया होती है। इन लोगों को चाहिए धैर्य से कि जैसे अब मोदी जी की सरकार आई, अगर आप पहला प्रश्न उनसे ये करेंगे कि आप धारा 370 के बारे में बताइए, आप आर्टिकल वो राम मंदिर के बारे में बताइए, कॉमन सिविल कोड के बारे में बताइए, तो इसका क्या मतलब है? चलिए, समय कम है मिश्रा जी, आप अलगाव की बात की शुरुआत कर रहे हैं। क्या हम नहीं, मेरा आग्रह क्या है कि हम सारे समाज से, अदीब साहब सहित सारे वरिष्ठ लोगों से एक निर्णय करना चाहते हैं कि आप कहीं पर उनके विकास पर प्रश्न करिए, उनके विकास को मजबूर करिए। आप प्रश्न ही शुरुआत से नेगेटिव करते हैं, इससे गलत संदेश। चलिए, अतर फारूकी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वक्त खत्म हो रहा है, अपनी बात। नहीं, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहा था कांग्रेस के हवाले से कि कांग्रेस बहरहाल बड़ी पार्टी है तो वो खत्म तो नहीं होगी, लेकिन यह है कि वो आगे किस तरह सरवाइव करेगी वो देखने की बात है। हमें जो दिखाई देता है और अब तक जो कांग्रेस का कल्चर रहा है वो ये है कि कांग्रेस एक खानदान से बाहर नहीं निकल सकेगी। एक शहजादे प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेपर्स फाड़ देते बात आपकी लंबी हो रही है, लेकिन यहाँ पे फाड़ देते हैं। कुछ चीजें आपसे कहना चाहिए। जिस तरह की बातचीत आ रही है, जिस तरह के लोगों के जहनों को देखने से लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी मुसलमानों में एक खदशा, एक डर जरूर है नरेंद्र मोदी से, और वो ये है कि जब उनकी सरकार आती है तो वो जो मुतनाज़ा इश्यूज हैं, चाहे वो राम जन्मभूमि का मसला हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला हो, चाहे वो आर्टिकल 370 का मसला हो, इन सारी चीजों पर जो मुतनाज़ा हैं, इन पर नरेंद्र मोदी किस तरह से काम करते हैं, उनकी क्या सोच होती है,
लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि लोगों को उम्मीद है, यहां तक कि जो उनके मुखालफीन हैं, कि शायद वो एक बहुत समझदार या ये कहेंगे कि श्रूड पॉलिटिशियन है, वो इस तरह के मुतनाज़ा इश्यूज को नहीं टच करेंगे और जो वादा लोगों से किया है विकास का, डेवलपमेंट का, तरक्की का, शायद उस पर कायम रहेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो अदीब साहब के लफ्जों में अगर ऐसा रहा तो वो लंबे वक्त तक चल सकते हैं। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस में आज बस इतना। आलमी समय को समयलाइव.com पे भी देख सकते हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आलमी समय।